सभी को नमस्कार। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में राकेश भैया सपत्नीक आए हुए हैं। तो राकेश भैया आप सब जानते हैं, परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कहना चाह रहा था कि काफ़ी लंबा समय आपने बाबा जी के साथ गुजारा है और साथ ही साथ अभ्युदय संस्थान में गुजारा है। तो एक समय ऐसा रहता था कि राकेश भाई लगातार यहाँ भी बैठते थे और संस्थान बाबा जी के पास जाके बैठते थे। तो काफ़ी लंबी चर्चा, सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड चर्चा आपने की है, आपने सबने देखा ही होगा। पिछले वर्ष करीब 6-7 माह पहले आप आए थे ना भैया? हाँ, 6-7 माह पहले आए थे। तो आके चले गए, हम लोग को पता नहीं चला। तो हम लोग को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ। यानी राकेश भैया आए हैं और हम लोग मिल नहीं पाए हैं। तो उस समय ने काफ़ी कोशिश की थी कि किसी तरह आ जाते। उस समय अध्ययन शिविर चल रहा था आप लोग का, जो सत्र चला उसी बीच में आए थे। तो आपका एक सेशन लेना भी था, लेकिन कोरोना की वजह से और पिताजी के एक लंबी यात्रा में चले जाने की वजह से फिर आप आ नहीं सके। तो आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज राकेश भी आए हुए हैं और बहुत कम समय के लिए आए हैं। तो हमने बस ये निवेदन किया, चंद्रशेखर भाई ने बात की कि अभी जैसे एक परंपरा सी बन गई ना अपने यहाँ की, जो भी साथी आते हैं, वरिष्ठ साथी आते हैं, तो उनके साथ एक पारिवारिक गोष्ठी हम कर लेते हैं। तो राकेश भैया से हमने यही आग्रह किया कि हम लोग जो अब यहाँ पर हैं, ये नियमित रूप से अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो और काफ़ी अच्छे से अध्ययन चल रहे हैं। यानी एक बैच तो अध्ययन शिविर पूरा किया अभी हाल ही में। तो जैसे मेधा बिटिया है, भारती दीदी हैं, अभी 6 माह का शिविर बस 19 मार्च को पूरा हुआ है। तासू हैं सामने में। तो और साथ ही साथ हम लोग जो संस्थान परिवार में और परिसर में आसपास में जो साथी रहते हैं, या छोटी में, हिंगनाडी में, तो रोज़ शाम को हम बैठते हैं। तो व्यवहार दर्शन अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पूरा किया है। तो बहुत सारी जिज्ञासा है, हम लोग आपस में जितना होता है हम लोग पूरा करते हैं ही। तो आज आप हमारे बीच में हैं तो ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छे से एक चर्चा आपके साथ हो सकती है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, राकेश भैया के लिए ये सत्र ओपन है। हमारे सारे साथी एक ओपनिंग आप दे सकते हैं चाहे तो ब्रीफ में, फिर अपन प्रश्न कर सकते हैं। ठीक। संकेत भैया बहुत धन्यवाद। अछोटी तो एक तरीके से हमारा एक घर में आना जैसा ही लगता है हमको। इस संस्थान को हमने शुरू से ही देखा है। 2004 से हमने इस संस्थान को देखा है। तो उसको डेवलप होते हुए, इसको उतार चढ़ाव से गुजरते हुए, बाबा जी के मार्गदर्शन में इसको बढ़ते हुए हम लोगों ने इसको काफ़ी क्लोजली देखा है। तो यहाँ पे आके हमको बहुत एट होम लगता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझको जितना जानते हो, मैं शायद आपको उतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपने कुछ बाबा जी के साथ संवाद को भी सुना है, बाबा जी कैसे डांट रहे हैं वो भी देखा है। है ना? तो आई होप हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव हो, उसमें हम एक खुलकर बात कर पाएँ, है ना? और कोई भी अगर आपके मन में कुछ हो, उसके वो खुलकर बात हो पाए उस बारे में। तो ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में और सुनने के अंदर कुछ गैप हो जाता है कि क्या आशय है और उससे बाबा जी क्या कह रहे हैं, तो उसका वो भी क्लैरिफाई हो जाए, है ना? तो वो भी एक मुझको लगता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर आपको लगता है कि संवाद में या किसी और बात में एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो डिफरेंट लग रहा है हमको, है ना? तो अगर उसके ऊपर कुछ प्रश्न हो तो वो भी एक मैं अपना मत दे सकता हूँ। तो आई थिंक अगर अपनी स्थिति को देखें तो मुझे लगता है कि बाबा जी के साथ में मिलना एक अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा संयोग रहा।
जिसने शायद उससे पहले भी कुछ संस्कार होगा, उनके साथ मिलके कुछ समझे, उसके बाद उनके जाने के बाद भी कुछ समझ रहे हैं, आज इस बैठक में भी कुछ समझेंगे और फिर उसके बाद में भी आगे कुछ समझेंगे। मैं मानता हूँ हम सभी एक समझने के क्रम में ही हैं, है ना। तो उस दृष्टि से ही देखते हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारी कुछ जिस चीज़ को हम सही माने होते हैं उसमें परिवर्तन होता है और धीरे धीरे उसके अंदर सुधार होता है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हुए हैं दर्शन से गहरे से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, तो मूल बात क्या है उसको बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, है ना। मूलतः बाबा जी ने अपनी बात को एक विकल्प के रूप में रखा है और कुछ अनुसंधान पूर्वक नई बातों का पता लगाया है ना, जिसको जीवन की खोज की है गठनपूर्ण परमाणु के रूप में, जड़ और चैतन्य का मूल भेद को स्पष्ट किया है। फिर उसके बाद में भ्रम और जागृति के संक्रमण को स्पष्ट किया है ना। तो वो एक ना कुछ मौलिक बात हुई है। और फिर उसके बाद में एक और स्थिति को उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जागृति का पूरा व्यवस्था हो जाती है तो उस व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो दर्शन की बात ये है। आपने पूछा है कि मतलब दर्शन के साथ, बाबा जी के साथ क्या संस्मरण है। हम लोग का परिचय दर्शन से अपने मित्र के द्वारा हुआ था, प्रवीण सिंह, आप लोगों ने कुछ ने उनका नाम सुना होगा। तो प्रवीण और मैं आईआईटी में साथ में थे, तो वो सत्य जी के थ्रू है ना संपर्क में आया था जीवन विद्या से, और फिर उसके थ्रू मुझे दर्शन के बारे में पता लगा। फिर 2004 में हम लोग बाबा जी के पास में पहली बार गए थे। मैं, प्रियंका पीछे बैठी हैं, और हमारी बिटिया उस समय 3.5-4 साल की थी। तब हम लोग वहाँ पर पहली बार गए थे। तो मेरे मन में मतलब उससे पहले कुछ हमने किताबें भी मंगवा के पढ़ी थी, बट कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आता था, बट लगता था कि ये कुछ बात कह रहे हैं जिसके अंदर मतलब कुछ अभूतपूर्व बात है ना। तो ऐसा लगता था कि अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति के आपके पास में मौका मिले कि जो आपको कह रहा है कि वो जानता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तर्क है या कुछ, बट उसको पता है ना। और वो तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब फिर लगता है कि अगर मान लो मेरे पास में केवल 1 ही घंटा हो उनके साथ में, तो मैं उनके साथ में क्या बात करूँगा, है ना। अगर मान लो आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलने का अवसर मिले जिनको सच्चाई पता है, या जिनको जो कहते हैं वो ईश्वर को जानते हैं, है ना, या जिसको भी हम सब सर्वोच्च स्थिति कहते हैं उसको वो प्राप्त कर चुके हैं। और अगर अपने मन में हो कि अगर मेरे पास में केवल 1 घंटा ही है इनके साथ में, तो मैं इनसे क्या बात करूँगा, है ना, क्या पूछूँगा, है ना। क्या इस बारे में रोना गाना करेंगे कि मेरी नौकरी में मन नहीं लगता, ये है वो है ना, मेरा इनके साथ में बनता नहीं है।
क्या करूं, बोर हो रहा हूं, ये बात करेंगे, या उनसे क्या बात की जाए, कैसे उनको साथ में अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया जाए, जबकि हमें पता भी नहीं है कि हमारी जिज्ञासा क्या है ना। तो ये इंटेंसिटी उनके साथ में रही, और समवेयर मतलब मेरी किसी फिलॉसफी में कोई ट्रेनिंग नहीं थी दर्शन के संपर्क में आने से पहले, कि कैसे बात की जाती है, किस तरीके से एक महापुरुष के साथ में क्या शिष्टता रखी जाती है, किस तरीके से। तो आई वॉज मैन ऑन द स्ट्रीट, मतलब ठीक है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था, और जैसे कि सामान्यतः आजकल के समय में है कि खूब पढ़ाई करो, खेल कूद में ध्यान मत दो, और है ना, कैसे भी करके अगर आईआईटी में निकलो या मेडिकल में निकलो, है ना। तो वैसे ही रेस में मैं भी था, और किसी तरीके से मतलब आईआईटी में मेरा 128 रैंक आया था उस समय। तो कंप्यूटर साइंस दिल्ली में मिला था मुझे। तो उसके बाद में है ना, मतलब एक के बाद एक सिलसिला लग ही जाता है कि एक के बाद एक करते रहते हैं, बट हर एक के अंदर कुछ सच्चाई को या कुछ अच्छाई कुछ होता है, ऐसा कुछ खोजने की चाहत बनी ही होती है। तो उस क्रम में विपश्यना के साथ भी मेरा 7-8 साल का रहा, बट समवेयर वो उसका भी असर एक तरीके से छूटने से लगा था। समवेयर मुझे ऐसा लगने लगा था कि इसकी वजह से मैं बंध रहा हूँ, और जो हमको करना है उसके साथ में व्यवहारिकता के साथ में जुड़ नहीं रहा है। मतलब उसके लिए शब्द नहीं थे, बट समवेयर इट वाज, जब सब उसके संपर्क में आया था तब तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही कुछ ख़ास चीज़ है, और इस मेरे पास में अब रिटायरमेंट और उसके बाद तक का भी कार्यक्रम है, ऐसा मुझको लग रहा था। और ये भी लग रहा था कि अगर मैं मेडिटेशन ध्यान नहीं कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी मुझको लगने लगा था। तो बट एक समय के बाद में आके उसका वो छूटने लगा, और उसके बाद में मैं कृष्णमूर्ति के विचारों से प्रभावित रहा। हमारी बेटी एक वॉल्डॉर्फ स्कूल में हैदराबाद में जाती थी, वहाँ पर हम एक परिवार से, और वहाँ पे एक टीचर थी, उनसे मिले थे जो कि कृष्णमूर्ति से जुड़े हुए थे। वो MS सुब्बलक्ष्मी जो एक सिंगर रही हैं, उनके बेटे थे वो। तो वो लोग के यहाँ पे कृष्णमूर्ति आया करते थे, तो उनके थ्रू हम ऋषि वैली स्कूल गए मदनापल्ले साउथ में। वहाँ पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 75 साल पहले का एक बहुत सुंदर सी एक इंस्टीट्यूशन। फिर मैं और प्रियंका गए, वहाँ के लोगों ने भी हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, और हम लोग चाहते भी, सोच भी रहे थे कि हम शायद कुछ खोज रहे थे हम लोग कि है ना, शायद यहाँ हम पढ़ाना शुरू करें, ऐसा कुछ सोचने लगे। फिर समवेयर हमको लगा कि हस्बैंड के आदर्श के पीछे वाइफ्स जो हैं घिसटती हुई सी नज़र आई हमको वहाँ पे, है ना। तो हमको लगा यहाँ पे ये तो कुछ ठीक सा नहीं है ना। तो फिर हमने उसको एक तरीके से फिर हम ना एक खाली से हो गए थे कि एक कुछ जगह को भरने की ज़रूरत थी, और जिन चीज़ों को सही माने थे वो दोनों चीज़ें जो हैं एक तरीके से उनसे खाली हो गए थे। उस समय जीवन विद्या से हमारा संपर्क हुआ। कृष्णमूर्ति की बात जो थी मुझे काफ़ी प्रभावित करती थी, और स्पेशली जो ये ध्यान से सुनने की बात पे उनका काफ़ी वो रहता था, और संवाद के ऊपर भी वो उनकी कुछ पुस्तकें हैं, कमेंट्रीज़ ऑन लिविंग, है ना, उस तरीके से था। तो बाबा जी के साथ में संपर्क जब हुआ तब मेरे मन में था कि इनके साथ में
कुछ विधिवत संवाद होना चाहिए, है ना। तो 2004 में जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो बाबा जी ने वहाँ अपने वो पुराने वाले घर में वहाँ बैठे हुए थे, वो लेटे हुए थे और उठ के बोले कि देखो है ना, आदमी जब से धरती पर आया है तब तक सबसे विश्वास ढूंढ रहा है और उसको विश्वास अभी तक मिला नहीं, है ना। मैंने ये जो समाधि संयम से पाया है, इससे मेरा विश्वास करना बन गया और मैं तुमको सिखा सकता हूँ। तो बहुत भारी लगा तो फिर मतलब बात तो बहुत छोटी सी है कि विश्वास करना आ गया, पर वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया उस दिन उन्होंने क्या बोला। पर उसके बाद में हम लोग कहीं टिक गए। तो फिर मतलब ऐसा भी था कि उनके साथ में एक ना आत्मीयता का संबंध था। ऐसा कभी लगता नहीं था कि मतलब दूरी बनाकर रखने वाली बात, है ना। गले में हाथ रख के बात करेंगे, हाथ पकड़ के बात करेंगे, है ना। ऐसा ही नहीं था कि भाई हमको ही उनसे बात करनी है, वो भी फ़ोन करते थे, है ना। तो एक आत्मीयता उनके साथ में बन गई और संयोग होता रहा कि हर दूसरे तीसरे महीने उनके साथ में मिलना होता रहा, है ना। उस समय मेरा यूएस जाना होता था, 2 महीने के लिए मैं बाहर गया था। उस समय उनसे मिलने के बाद में रात को 2-3 बजे फ़्लाइट आई थी और घर पहुंचा तो प्रियंका ने कहा कि फ़ोन आया था, महाराज जी आए हुए, है ना। तो जीतू भैया का तो हम लोग कहा कि महाराज जी कौन महाराज जी, हमें तो पता भी नहीं। तो फिर पता लगा बाबा जी बेंगलोर ही आए हुए थे, है ना। उनके बेटे वहाँ पे थे, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनके साथ में ना एक ब्रिज बन गया, है ना, कि हाँ ये कुछ है जिनका मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ये मतलब इनसे मुझे कुछ रास्ता मिलेगा, है ना। तो ये और प्रियंका और मैं दोनों इससे साथ से जुड़े, तो ये भी एक बहुत मतलब सौभाग्य की बात रही। तो इस तरीके से फिर 2004 और 6 के बीच में उनसे 2-3 बार मिलना हुआ। फिर 2006 में मैं और श्रीराम मन बना के गए, है ना। और श्रीराम अपने साथ में वो रिकॉर्डर और वो सब भी ले आया। पहले मैं सोच रहा था कि ये सब हिंड्रेंस होगा, खुल के बात करने के लिए अगर करनी है तो कैमरा लगाओ तो उतना नहीं हो पाएगा। बट बाबा जी का भी मन था कि इसको रिकॉर्ड करें, और फिर लगा कि हाँ इसको ढंग से करते हैं। और फिर वो मतलब कहीं अपनी भी सिंसियरिटी थी और उनकी तो पूर्णता अपनी जगह पे है। तो उस तरीके से एक संवाद का एक क्रम शुरू हुआ, है ना, जो 2006 में पहले गए हम लोग, फिर उसके बाद 2007 जनवरी में फिर से गए। उससे पहले हमने उनको लिखकर एक लेटर भी लिखा कि, है ना, कि इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए आपसे, है ना, और इनके ऊपर बात करनी है। आई थिंक शायद बाबा जी को सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ मैंने ही लिखी होंगी, और वो पढ़ते थे और उस पर नोट्स बनाते थे। साधन भैया के पास वो फाइल्स रखी होंगी। और वो, है ना, उस तरह फिर 2007 में गए तो और थोड़ा गहरे से बात हुई। पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। तो मुझे लगता है कि, है ना, उनके साथ में एक
एक ब्रिज बना और उसके साथ में उनसे कुछ बातचीत शुरू हुई, है ना। गहरी से गहरी बात और सतह से सतह की बात। मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सामान्य बात और मूल बात आ जाना। तो कैसे वो एक मतलब कर देते थे, वो एक अपने आप में है ना एक बात थी। तो आई थिंक उनके साथ में संस्मरण और तो मैं अब क्या बताऊं, कुछ बात निकलेगी तो शायद बात करेंगे। अब मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों की तरफ से हो तो फिर अपन उससे आगे कुछ बात करेंगे। थिंक ये बेसिकली क्या मतलब होता है जीवन विद्या से जुड़ने का, है ना, क्या हो जाएगा, इस बारे बात को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है ना। तो एक तो है कि इसमें कुल मिला के अगर देखें तो जो कुछ भी है उसको समझने की बात है ना, और कुल मिला के इसमें सामान्य होने की बात है ना, बिल्कुल सामान्य होने की बात है। शायद ये किसी को वर्थवाइल गोल भी नहीं दिखे, है ना। तो ये एक सामान्य होने की बात है, परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में जीना है, अगर सूत्र के रूप में देखें तो उन्होंने तो बेसिकली ये बोला कि अगर मार्गदर्शन दे तो उन्होंने कहा कि समझो, जियो और उसकी परंपरा बनाओ, है ना। इतना ही बात है। तो कुछ समझने की बात है, उसके साथ में कुछ जीने की बात है, और फिर उसकी परंपरा बनाने की बात है। ये अगर देखें तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि इसको ना एक लीनियर फॉर्म में हम उसको देखें कि एक स्टेज है जब हम समझ जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम जीना शुरू करेंगे। फिर एक बार ऐसी भी स्थिति बनेगी कि हम इसको प्रमाणित करना शुरू करेंगे, है ना। एक मतलब 3 खाकों में हम लोग उसको है ना कंपार्टमेंट्स के अंदर उसको डाल दिए, है ना। क्योंकि अगर एक तरीके से वो बात ऐसे भी रखते थे कि समझ के करो, है ना, क्योंकि अगर और समझ को अगर देखें तो वो कहीं अनुभव से कम दाम में वो पैर रखने की जगह नहीं देते थे, है ना। अनुभव से कम में वो समझ को गिनते ही नहीं थे। हम भले कितने ही अपने लगा लें बीच में, लेकिन वो तो नहीं कह रहे हैं, है ना। तो समझ के करो का मतलब क्या है ना। इसको मतलब कहीं ना कहीं तो इसको नीरक्षीर न्याय करना पड़ेगा ना कि समझ के करो का मतलब क्या है ना। कब मैं समझ के कर रहा हूँ, समझाऊं कि नहीं समझाऊं, है ना। जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वो जानता भी हूँ या फिर केवल बोल रहा हूँ, है ना? ये एक मुद्दा बनता ही है ना कि जैसे वो बोलते हैं कि तुम प्रोटीन का नाम जानते हो, मैं प्रोटीन का वस्तु जानता हूँ, है ना। मैं उस पुष्टि तत्व को जानता हूँ, है ना। मैं उसको सांस लेता हुआ देखा हूँ। क्या उस धरातल से हम बात कर सकते हैं? क्या उससे कम दाम के अंदर समझ को गिन लेंगे? किस आधार पे गिन लेंगे? प्रचलित आधारों पे गिनेंगे।
प्रचलित आधारों के ऊपर गिनेंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, कहाँ तक पहुँचेंगे उससे। तो एक प्रश्न उसमें बना कि ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मैं समझा नहीं हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि आपको समझ में आया है, आपको अनुभव हुआ है। नाउ वेट, हाउ डू वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? अब यहाँ से कैसे शुरू करें, है ना। ये एक मुद्दा बन जाता है ना, कि भाई आपने एक तरीके से अनुभव तक पहुँचे जिसमें सारे पूर्व विचार को चुप कराने की बात रही। क्लीन स्लेट के बाद में आपने अपनी जिज्ञासा को रखा, अस्तित्व यथावत प्रकट हुआ, उसको आपने संयम में अध्ययन कर लिया। हम अभी संसार में जी रहे हैं, हमको गैस का कनेक्शन के लिए भी करना है, हमको ये भी करना है, हमारे साथ में पुरानी स्मृतियाँ भी हैं, अच्छा बुरा किए हैं, हमारे को उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। आप कह रहे हो हम अध्ययन से उस जगह पर पहुँच जाएंगे, ये कैसे? मतलब इसका कुछ सेंस बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो जिज्ञासा है वो समाधि का बाप है। जिज्ञासा और अध्ययन को अगर हम जोड़ते हैं तो वो जो है संयम की स्थिति तक पहुंचता है। तो इस तरीके की उन्होंने अपनी बात को रखा। तो कैसे हम इस तरीके से बढ़ें? तो उसके लिए सूत्र दिया, यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति। इन दो चीज़ों को जोड़ के चलने की आवश्यकता है। भाई आज हम जहाँ पर हैं उसमें संतुलन बनाकर आगे के लिए विकास को जोड़ेंगे, आगे की विकास की प्रवृत्ति। उस विधि से हर स्थिति से अगली स्थिति के ऊपर बढ़ने का क्रम बना हुआ है। असंतुलन पूर्वक कोई गति नहीं है ना। और ये चीज़ जो है हर एक का अलग अलग रहेगा कि किसका लिए संतुलन का मतलब क्या है ना। लक्ष्य के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसके लिए क्रम बनाना है उसकी दिशा के अंदर आपकी स्थिति के अनुसार उसमें दिशा का क्रम से सुधार होना है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमारा लक्ष्य है यहाँ पर पहुँचना और आज हम यहाँ पर हैं, है ना। तो एक तो है कि हम यहाँ से सीधे सीधे यूं चले जाएं, है ना। एक है कि भाई अभी ये वाली रोड है, ये इधर ये रोड पकड़ते हैं, थोड़ा फिर राइट लेते हैं, फिर ये इधर ये रोड ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है ना। एक तो है कि यहाँ पे इधर कुछ भी हो तोड़फोड़ करते हुए अपने को निकलना है, लक्ष्य वो है। एक है कि भाई यहाँ पर मकान बने हुए हैं, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये है, इसकी बजाय ये रोड, अभी ये दिशा का मतलब ये है, अभी दिशा का मतलब ये है, अभी दिशा का मतलब ये है ना। तो लक्ष्य को हम बदल नहीं रहे हैं, दिशा में यथास्थिति में संतुलन बनाते हुए, विकास में प्रवृत्ति बनाते हुए हम इस पर बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसको संतुलन को खोते हैं तो उससे विकास को पा जाएंगे, मेरे को लगता नहीं है ना। तो ये एक बेसिकली बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था।
कि हम सभी जो हैं किसी ना किसी परंपरा से हैं ही, है ना। आदमी जो है वो कहीं ना कहीं से आया ही है, चाहे वो सिख परंपरा से हो या किसी और परंपरा से हो। हम कुछ हमने पढ़ा है, कुछ सीखा है, कुछ हमारी पारिवारिक स्थिति है, कुछ हमारे सीखा हुआ पढ़ा हुआ है, नौकरी है, कुछ अहमताएं हैं, कुछ हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ भी है। हम उन सब के सम टोटल के अंदर हम हैं। हम आज वहीं से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारी आज की सच्चाई है। उस सच्चाई को लक्ष्य से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य जो है वहाँ पर पहुँचना है। आज की यथास्थिति का भी मूल्यांकन हो, लक्ष्य को लेकर भी स्थिर हो, उसके अनुसार हम आज की स्थिति पता होती है, लक्ष्य स्थित पता होता है, उसके अनुसार दिशा का संतुलन बनाकर हम निर्णय करते हैं। प्रैक्टिकल रूप में हम देखें तो कोई एक जॉइंट फैमिली से है, कोई किस प्रकार से है, वहाँ पर परिवार को साथ में लेकर जाने का मतलब क्या है ना। किसी बच्चे के लिए क्या अभी के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर लेना है या नहीं लेना है ना, नौकरी करनी है या नहीं करनी है, ये सब के सब निर्णय हमको लेने ही होते हैं। वहाँ पर हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर वहाँ असंतुलन बनाते हैं तो बजाय कि हम और संघर्ष में चले जाते हैं, असंतुलन के साथ में हम संघर्ष में चले जाते हैं, क्योंकि हम एक प्रकार से लक्ष्य को आदर्श मान लेते हैं। लक्ष्य आदर्श नहीं है ना। तो ये एक चीज़ मैं रखना चाह रहा था कि उन्होंने ये बात को हमेशा रखा कि संतुलन को बनाकर रखो और आगे की ओर बढ़ते रहो, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली देखिए, इसमें भी अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड वाले लोग रहेंगे ही। कुछ लोग जो हैं उनके लिए संतुलन का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ, है ना। किसी के लिए वही संतुलन का मतलब है, किसी के लिए संतुलन का मतलब कुछ और है ना। तो ये एक इंक्लूसिवनेस और टॉलरेंस हमारे अंदर शायद रहने की आवश्यकता है। अभी इस बार के सम्मेलन में रण सिंह भैया ने भी इस बात को रखा था कि जब वो लोग 90s के अंदर शुरू किए थे, तब उस समय ऐसे सोचते थे कि कोई एक विशेष प्रकार के बेंट वाले लोग रहेंगे, वो एक रिमोट प्लेस में जाकर, है ना, कुछ इस प्रकार के काम करेंगे और ऐसा लोगों को इम्प्रेस करेंगे और उस विधि से कुछ होगा। बट अब वो कुछ और सोचते हैं। अब उनको लगता है कि ये एक्चुअली इस विधि से इसको खोलना पड़ेगा, हमको मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, है ना। प्यूरिटन अप्रोच इसके अंदर चलेगा नहीं। प्यूरिटन अप्रोच में क्या होता है कि एकदम हम एक क्लोज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, जबकि हम क्लोज्ड हैं नहीं। कोई आदमी एकदम छोड़ के आ भी जाता है, उसकी मानसिकता तो वहीं पे ही रखी हुई है। कैसे वो आप उसके अंदर मतलब आप सोच लेंगे कि वो यहाँ पे आ गया, ये करने लग गया, उसकी विधि से वो बदल गया। मैंने नौकरी छोड़ के देखा, नौकरी छोड़ने से मुझे कुछ समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। नौकरी को वापस ज्वाइन किया मैंने, तो फिर उसके बाद में मैं कुछ मेरी समझ कुछ चली गई हो मुझसे, ऐसा भी नहीं हुआ। 2011 में मतलब उस समय ये डिसीज़न हमने परिवार में लिया कि हमने बाबा जी के साथ में हमको समय लगाना है और एक महापुरुष के साथ में हमारा संयोग हुआ है और हमको मतलब अगर उन्होंने सब कुछ किया, हमने उनके साथ में न्याय नहीं किया, ऐसा मेरे अंदर ऐसा भाव आता था। तो प्रियंका ने कहा इसको मतलब तुम रुको मत, तुम जो करना है वो करो,
है ना। तो उस समय छोड़ दिया नौकरी वगैरह और यहाँ बेमेतरा में हमने ज़मीन लेके कुछ शुरू किया काम। 2 साल में उसको हमने कुछ काम करके उसको किसी स्थिति तक लेकर आए और फिर उसके बाद में हमको घर पर आर्थिक स्थिति के अंदर वो सब चीज़ों में कुछ परेशानियां होने लगी। तो फिर हमने निर्णय लिया कि अभी बच्चे का जो एक एजुकेशन है उसको एक लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उसके एक कंटिन्यूटी देने की ज़रूरत है। उसके लिए मुझे या तो है कि वो लोड कोई और उठाए, कोई और मेरे लिए नौकरी करे, या किसी धनाढ्य के आश्रय के अंदर मैं काम करूं, है ना, या फिर मैं खुद अपने परिवार की हम खुद अपने परिवार की जिम्मेदारी लें। तो हमको लगा कि हम खुद ही अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, हम खुद ही अपने अध्ययन की जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूं तो क्या होगा, या तो मैं समाज से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे कुछ दे और ताकि मैं करूं, तो उसका मतलब क्या होगा, या फिर ये वाला जो आवश्यकता है उसका लोड मैं अपने परिवार के ऊपर झेलने के लिए डाल दे रहा हूं, उससे कहां पहुंचेंगे। तो यही लगा कि इसके अंदर हम संतुलन को लेकर इसमें आगे चलें। और मैंने फिर जॉब लिया। फिर मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी 2011 में जब मैंने जॉब को छोड़ा था तब मुझको लगा था मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है समाधान समृद्धि की तरफ। आज 2 साल 3 साल के बाद में जब मैं वापस एक जॉब को लेने की सोच रहा हूँ तब भी मुझे लग रहा है मैं एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ये इसमें पीछे जाने वाली बात होती नहीं है। यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के चलने की आवश्यकता है। अब उसको अगर आप तर्क में लेकर जाएंगे तो क्या हम ये कह रहे हैं कि नौकरी में अनुभव हो जाएगा, है ना, क्या नौकरी करने से व्यवस्था हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य के अंदर, लक्ष्य का जो स्वरूप है, आचरण पूर्णता का जो स्वरूप है, उसमें नौकरी, व्यापार, शोषण आदि कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वाले पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि वो आपकी स्थिति है। और ये वाले ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे विन्यास हो सकते हैं जिसमें आदमी अपने आप को पा सकता है, तो उन ऐसी इसके साथ में हम उन सभी के लिए प्रति हमारे अंदर टॉलरेंस भी होगी। वरना हम जो किसी नौकरी या किसी इस चीज़ में इंगेज्ड है उसको हम हेय दृष्टि से देख रहे हैं, और जो छोड़ दिया है उसको हम कहीं और बिठा के रखे हैं, जबकि उसका लेना देना खास नहीं है। ये ठीक है कि निष्ठा के अंदर आदमी बढ़ता है, क्रम से उसकी स्थितियां बदलती हैं, धीरे धीरे उसको जो डिपेंडेंस है वो कम होती है, वो नेचुरली चीज़ों की ओर बढ़ता है और समाधान समृद्धि की ओर बढ़ता है। कई सारी चीज़ें एक्चुअली कलेक्टिव रूप में होती हैं, कई चीज़ें एक्चुअली आपकी इंडिविजुअल रूप में होती हैं। जैसे विचार और अनुभव वाले आयाम जो हैं वो आदमी के अपने हैं, लेकिन जहाँ भी व्यवहार और व्यवसाय के आयाम हैं ये कलेक्टिव हैं। इसमें आपको राज्य की भी ज़रूरत है, समाज की भी ज़रूरत है, आपके अब आज की स्थिति की मूल्यांकन की ज़रूरत है। उन चीज़ों का एक्चुअली उसी क्रमिक विधि से ही होगा, जबकि विचार को हम विकल्प के रूप में ले सकते हैं। अनुभव तो अपने आप में पूर्ण और शुद्ध है ही। तो अगर हम देखें तो दर्शन का प्रवेश विचार से है ना। तो अगर इस एक और तरीके से इस बात को रखें तो जीव जानवर जो हैं वो केवल विषयों में आसक्त हैं, 4 विषयों के अंदर पूरा उनका है, कुछ भी कल्पनाशीलता उसके अंदर लग नहीं रहा है ना। जो भी चैतन्यता है वो पूरी तरीके से कुछ असर्ट नहीं कर रही है, विषयों के अंदर लगा हुआ है,
केवल ब्रेन जो कुछ भी कर रहा है के संकेतों को जीवन पूरी तरीके से बाईपास किए हुए, जीवन उसको पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट किए हुए। इसके बाद में जो है मानव में 4 विषयों के साथ में संवेदनाएं आ गई, संवेदना के साथ में कल्पनाशीलता आई है, कल्पनाशीलता के साथ में शब्द आ गए हैं, है ना। तो कुल मिला के संवेदनशीलता के आधार पर शब्दों का और पूरा का पूरा जो इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो भी कुछ हमारे आदमी ने आज तक सोचा है, वो सारा संवेदनशीलता के आधार पर हुआ है और भाषा के आधार पर हुआ है। अब यहाँ पर भाषा से आगे जाने की बात की जा रही है ना। तो इससे अधिक जो है, जो 3 ऐषणाएं और एक उपकार का जो ज्ञान है, उसके लिए उसके प्रवेश की हम बात कर रहे हैं, है ना। वो कैसे होगा, वो किस प्रकार से होगा, वो उसमें मुझे जो समझ में आता है कि कोई भी स्थिति का जब ग्राउंड बनता है तो उससे अगली स्थिति तैयार होती है। विचार में हम पूरे हुए नहीं हैं, हमको साक्षात्कार हो जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है ना। तो हम सोच लें कि हम व्यवहार में हमने बहुत सारा कुछ कर लिया, हम भाभी जी बहन जी ये सब कर रहे हैं, उस विधि से हम पार पा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। व्यवसाय में हमने ऑर्गेनिक करने लगे, उससे हम पार पा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। विचार के साथ में ये जोड़ेंगे नहीं तब भी पार पा जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। बट ये तो निश्चित है, चेतना विकास के लिए विचार का पूरा होना आवश्यक है। विचार में घालमेल है तो वो साक्षात्कार तक पहुंचेगा नहीं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर हमको बेसिकली ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझको ऐसा लगता है। और 6 माह के पठन के बाद क्या करने की सलाह, या नहीं करने की। आई थिंक इस बारे में हम कुछ बात किए हैं कि हमको अपने ही संतुलन को पहचानने की आवश्यकता है। और जो ये जीने का डिज़ाइन जिसको बाबा जी बात करते हैं, उसको लेकर हमें स्थिर होने की बात है। जैसे जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में भी लिखा है कि एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इसको जीने की इच्छा बनती है ना। फिर ऐसे जीने का जो है वो डिज़ाइन बनाने का स्वरूप मिलता है। तो वो डिज़ाइन जो जीने का जो स्वरूप है वो अभी के डिज़ाइन जो जीने के प्रचलित हैं उससे भिन्न है। उसका जो जीने का डिज़ाइन है वो उपकार केंद्रित है ना। अब उपकार को केंद्र में रख के अगर हम अपने जीने का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका हर आयाम में फिर वो दूसरे तरीके से होने लगता है ना। से प्रियंका को बाबा जी बोल रहे थे कि मार्गदर्शन के लिए हर हालत में उपकार करना है ना। तो उपकार अगर देखें तो ये पूरे अस्तित्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेशन है। एक छोटा सा परमाणु भी सहअस्तित्व को प्रकाशित करता है, एक पेड़ पौधा भी करता है, जानवर भी करता है, बट सबसे बड़ा एक्सप्रेशन सहअस्तित्व का जो है वो उपकार के रूप में होता है ना। तो जिसको वो आचरण पूर्णता की जगह में रखे हैं कि ये प्रकृति का सर्वोच्च विकास की स्थिति है जिसमें एक मानव अपने जैसा दूसरे को बना देता है ना। तो उस उपकार को केंद्र में रख के हम जीने के डिज़ाइन को हम करें।
तो ये उसके लिए क्रम को पहचानें, उसके लिए अपनी मानसिकता को तैयार करें, उसके लिए अपने परिवार में को तैयार करें, उसके लिए स्टेप्स को पहचानें। यही एक्चुअली मेरे को लगता है कि एक बार तार्किक स्पष्टता 6 महीने में, मुझे लगता है इसका गोल तो ये होना चाहिए कि एक बार दर्शन के जो मूल तर्क हैं और जो सूचना है वो यथावत पहुंच जाए विकल्प रूप में, है ना। अगर वो, तो उसमें डूज एंड डोंट्स में तो यही है कि लक्ष्य का रेफरेंस बना रहे अपने अंदर कि कहाँ पर पहुँचना है ना, वो उसके साथ में कोई मिलावट ना हो और अपनी स्थिति के प्रति ऑनेस्टी रहे, है ना। तो ये 2 चीज़ मुझको लगती है, रेफरेंस और ऑनेस्टी। रेफरेंस अपने में स्थिर रहे और अपनी यथास्थिति के प्रति ईमानदारी रहे, तो ये दोनों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अपनी ईमानदारी अपने साथ में है, सच्चाई का रेफरेंस अपने साथ में है, तो ये दोनों को परिवार के साथ में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। बिकॉज़ फाइनली अगर कहीं भी आप किसी भी समझदारी को जिएंगे तो उसके लिए पहली इकाई आपकी परिवार की ही आवश्यकता होगी, है ना। तो इसको हम ये स्टेज वाला कार्यक्रम नहीं है, तो वो एक बात लगती है। दर्शन का परिवार में क्या स्वरूप है, देखिए इस पे मतलब बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अभी इसको समझ ही रहे हैं। मुझे मतलब एटलीस्ट हम लोग जो अभी तक सोचे हैं इस पर, हमको लगता है कि परिवार की जो धुरी है वो पति पत्नी संबंध है ना। और उसके ऊपर की एक जनरेशन रहेगी, उसके नीचे की एक जनरेशन रहेगी। एक समझदार कोई आदमी परिवार का होगा, बाकी सब उसका आज्ञा पालन करेंगे। ऐसा डिज़ाइन हमको नहीं समझ में आता है। को लगता है कि जो ये हर परिवार में एक पति पत्नी का एक, अगर मान लो जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली को भी हम एक परिवार समूह के रूप में देख सकते हैं। ऐसा अभी पक्का नहीं है मुझे, बट मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि कुछ एक इंटेग्रिटी, कुछ एक यूनिट, इकाईत्व उसका कुछ बनता है जब एक पति और पत्नी का संबंध है, उनके कुछ बच्चे हैं, जो जिस लेवल की जिम्मेदारी आपके अपने बच्चों के प्रति में है, वो अपने चाचा के, अपने भाई के बच्चों के प्रति स्नेह हो सकता है, बट वो एक परिवार समूह के रूप में उसको देखें, अखंडता के रूप में देखें तो वो समझ में आता है। बट इसकी कुछ पहचान होनी पड़ेगी, इस इकाई को पहचान होनी पड़ेगी। यहाँ पे नर नारी में समानता का मुद्दा भी आ जाता है, ये एड्रेस होना आवश्यक है। ये इससे कहीं मुझको लगता है कि कुछ गति बनती है। और क्या कहा जा सकता है इस पे, आई थिंक हम जिस बात की बाबा जी बात कर रहे हैं वो एक सार्वभौमता को लेकर बात है ना, कोई यूनिवर्सल चीज़ की बात है। तो यूनिवर्सल कोई चीज़ है तो वो एक ही होगी, है ना। अभी अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल्स का जो स्थिति है
वो ऐसे है कि आप करो, आपके साथ हम सहिष्णु बने रहेंगे, टॉलरेंस हम लोग बनाकर रखेंगे। उस विधि से सार्वभौमता नहीं हो सकती। मतलब आप अपना कुछ करते रहो, हम अपना कुछ करते रहेंगे, वो अपना कुछ करते रहेंगे, हम लोगों के बीच में एक है ना टॉलरेंस बनाकर रखें। अच्छी निश्चित दूरी का नाम दे सकते हैं उसको। आई थिंक अच्छी निश्चित दूरी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको अपने को बेसिकली उसको दुरुपयोग कभी कभी हो जाता है ना। तो लक्ष्य जो है वो अखंडता सार्वभौमता का है ना। पर मुझे ये लगता है कि परिवार की इकाई को अपन पहचान, जब तक हम पूरा ठीक से पहचानेंगे नहीं उसकी डिग्निटी को, उसकी कंप्लीटनेस को, उसके रोल को, उससे आगे के लिंकेजेस जो हैं उभरना ज़रा मुश्किल सा ही लगता है मुझको। ये जो पूरा जो व्यवस्था का जो ढांचा खांचा जो बाबा जी ने दिखाया वो अपने आप में बहुत सघन कार्यक्रम है, उसमें से किसी भी स्टेज को कोलैप्स नहीं किया जा सकता है ना। जैसे एटम के बाद मॉलिक्यूल ही आएगा, मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ही आएंगे। आप सोचें कि एटम से हम सीधे जो है प्लांट बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम एक बहुत श्रेष्ठ समाज की संरचना कर लेंगे, अच्छे लोगों को तैयार कर दो बस, ऐसा नहीं होता है। परिवार के साथ ही अगली कड़ी बनती है। हाँ, वो एक्चुअली उस तरफ ही जाता है, उस तरफ ही जाता है। तो बेसिकली और हमारे परिवार की यात्रा अभी तक के जो देखें, कुछ हद तक मैंने बात रखी ही थी। हम लोग उसी दिशा के अंदर अपने आप को देखते हैं जिसमें है, उसी में ही अपने अगले कदमों को पहचान रहे हैं। कभी पीछे की तरफ जाना होता है पर लक्ष्य वही रहता है। जैसे 2 वर्ष पहले हम लोग करना चाहते थे, फिर पिताजी का मतलब ऐसा हुआ तो 1 वर्ष हम लोग उनके उस समय वो नहीं करते तो हमारा वो अन्याय होता है ना। हम सोचें कि हमें तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनानी है, पिताजी को छोड़ो, ये कुछ मतलब नहीं है ना। तो मुझे ये लगता है कि है ना ये और एक्चुअली वो जो 1 साल है वो शायद हमको जो कुछ देकर गया अपने अंदर के विकास के लिए, वो शायद और किसी विधि से नहीं हो सकता था, है ना। तो सेवा भी हमको कुछ देकर जाती है, ये एक बात हमको पता लगी, है ना। तो उसी क्रम में हम अपने आप को देखते हैं, सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई हों, एकदम हमको क्लियर हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि एक समझ के प्रति हमारी निष्ठा और ईमानदारी बनी हुई है। हमारा ये भी निश्चित है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसी को ही हम समझ रहे हैं, है ना। तो और इसी के ऊपर हम आगे काम करने का सोचते हैं। नौकरी को छोड़े हुए मुझे करीब 5-6 वर्ष हो गए हैं, है ना। हम लोग अभी बेंगलोर में रहते हैं। हमारी बेटी जो है वो दिल्ली में एमएससी कर रही है। अभी मेरी माताजी हैं, 80 वर्ष की हैं, तो उनका हम ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ से हम आगे क्या करेंगे उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी आज की स्थिति है ना।
हाँ भैया, ठीक, तो यहाँ रोक लेते हैं। ठीक। हेलो भैया, इसमें लोकव्यापीकरण के लिए जो मुझको जो समझ में आता है कि 3 योजनाएं बाबा जी ने इसमें प्रस्तुत की हैं, है ना। और वो 3 योजनाएं जो हैं ये आपस में जुड़ी भी हुई हैं, इनको भी पहचानने की ज़रूरत है। इनके अंदर भी एक अंतर संबंध है, उसको हमको पहचानने की आवश्यकता है। तो इसका अगर देखें तो 3 योजनाएं हैं। एक तो जीवन विद्या योजना है, दूसरा है शिक्षा का मानवीयकरण योजना है, और तीसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना, है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जीवन योजना विद्या योजना एक तरीके से, मतलब मेरी नज़र में ये जन संपर्क की योजना है, एक तरीके से पब्लिक रिलेशन की योजना है, सब लोगों से जुड़ने की, इस प्रस्ताव की सूचना पहुंचाने की योजना है। इस ये कि ऐसे कुछ अनुसंधान हुआ है उससे परिचित कराने के लिए है ना। तो कोई व्यक्ति जो है जीवन विद्या योजना से शुरू करता है, फिर उसके बाद में है शिक्षा का मानवीयकरण योजना। और फिर इसके बाद में है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो है क्रमिक शिक्षा जो हम देखते हैं विद्यालय का और इनका कार्यक्रम जो रहता है, और दूसरा जो है जो अध्ययन शिविरों के रूप में जो कार्यक्रम है ना, अध्ययन अभ्यास शिविरों के रूप में। तो जैसे हम जैसे आयु के लिए लोग हैं उनके लिए ये अध्ययन अभ्यास वाला विधि है, जो बच्चों के लिए है वो क्रमिक शिक्षा विधि से है। तो एंट्रेंस जो होगा वो बेसिकली जीवन विद्या योजना के थ्रू, एक परिचय के थ्रू हम इसमें प्रवेश करते हैं, और फिर उसके बाद में शिक्षा के मानवीयकरण योजना में हम इसके अध्ययन, इसके तर्कों को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसकी अभ्यास विधियों को लेकर स्पष्ट होते हैं, और कुल मिला के यहाँ पर ये पूरा होता है ना। तो अब एक तरीके से देखें तो ये ऐसा लगता है कि जीवन विद्या योजना आधार है और उसके ऊपर ये टिका है, उसके ऊपर ये टिका है। पर अगर हम बाबा जी के दृष्टिकोण से देखें तो एक्चुअली ये उल्टा है ना। वो अगर उनके हिसाब से देखें तो वो अनुभव संपन्नता के बाद में पहले परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के सूत्र व्याख्या में जीना को शुरू किए, है ना। वो जैसा वो बताते हैं कि 4-5 वर्ष उन्होंने लगाया कि विरक्ति विधि से साधना किए थे, उसके बाद में समाधान समृद्धि का उन्होंने का जीने का डिज़ाइन एक अलग रहेगा, जिसमें भौतिकता का भी सम्मान रहेगा और उत्पादन का भी रहेगा और वो सब चीज़ें रहेगा। तो उन्होंने परिवार को सेंटर बना के उन्होंने शुरू किया, है ना। फिर उसके साथ में यहाँ से उन्होंने बेसिकली इसका अध्ययन की शुरुआत की, है ना। तो यहीं पे ही अब जो उनके साथ में मिलने वाले रहते थे, परिवार में रहते हुए उन्होंने अध्ययन करवाना शुरू किया, है ना। और साथ ही में ये जैसे चोटी में अध्ययन के एक परंपरा को स्थापित किया, और जीवन विद्या योजना का भी उन्होंने एक तरीके से शुरू किया कि एक आउटरीच प्रोग्राम भी होना चाहिए जन सामान्य तक पहुंचने के लिए। ये प्रमाण का केंद्र जो है वो यहाँ पर रहता है, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में, है ना।
ये तीनों योजनाएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ में इनका पूरकता उपयोगिता का संबंध बना हुआ है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अगर जीवन विद्या योजना जो है वो अध्ययन से नहीं जोड़ पाता है ना, तो फिर ये बेसिकली कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो ये जीवन विद्या योजना का आशय है कि वो अध्ययन से जोड़ पाए। अध्ययन का जो आशय है वो है जीने से जोड़ पाए, है ना। खाली हम बातें ही करते रह जाएं, है ना, तो वो पूरा नहीं होता है। तो अध्ययन में तर्क पूरा रहेगा, तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने तक का ये उद्देश्य रहेगा। फिर उसके बाद में जो है जीने के संकल्प के साथ में यहाँ पे ये वाला कार्यक्रम रहेगा। ये वाले इस वाली स्थिति पे हैं तो ये वाले की निरंतरता तो बनी ही है, ये वाला है तो ये वाला। बट हमेशा जैसे होता है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो ये इनको एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि प्रमाण का स्रोत जो है वो यहाँ से बना हुआ है। बाबा जी जब जीवित थे तब भी वैसा ही कार्यक्रम था, अभी भी वैसा ही है कि बेसिकली यहाँ से वो फ्लो हो रहा है ना। बेसिकली अध्ययन के थ्रू ही इसको शोध के निष्कर्ष यहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। और समय के अनुसार उसके नैरेटिव के अंदर जो है वो उसमें फर्क पड़ेगा ही। तो ये एक सघन कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य है कि सूचना ठीक ठीक पहुँचे और निष्कर्ष तक, जीने के निष्कर्ष तक पहुँचा दे। अभ्यास के स्वरूप को हमें स्पष्ट हो जाए। और ये है ये। अब इसमें बहुत ज़्यादा इसको हम एकदम ऐसा लीनियर वन आफ्टर दी अदर भी नहीं देख सकते हैं, है ना। तो आदमी जो है कोई व्यक्ति यहाँ से ही सीधे एकदम करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, बट बिना यहाँ पे मैच्योर कंक्लूजन के निकले हुए उसकी निरंतरता नहीं बन पाएगी, ऐसा लगता है ना। तो जीवन विद्या से हमें परिचय होता है ना। परिचय का मतलब एक ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू मिलने के बाद में हमको डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है कि ये जो लक्ष्य है इसका क्या स्वरूप होगा, है ना। इसकी भाषा के प्रति स्पष्टता, इसके पूरे स्ट्रक्चर के प्रति स्पष्टता, है ना, हर आयाम के अंदर क्यों और कैसे का उत्तर हो, ताकि अपने अंदर अब तर्क हमको पीछे नहीं ढकेले, है ना। तो जो भी कुछ है वो हमारे तर्क में संतुष्टि हो जाए, ये इस योजना का मतलब। तो अब जो यहाँ से 6 महीने के जो शिविर में से गुजरे हैं, आई थिंक वो यहाँ इस स्टेज के ऊपर है ना, जहाँ पे वो अध्ययन और अभ्यास को लेकर स्पष्ट हो रहे हैं, है ना। और आगे क्या करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि वो जीने के लिए अपनी मानसिकता को बनाए, है ना, उस विधि से वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन योजनाओं में अपनी कुछ पूरकता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देखा जा सकता है। तो 3 शब्दों का बाबा जी प्रयोग करते थे। एक प्रयोजन, एक है प्रवृत्ति और एक है कार्यक्रम, है ना। तो प्रयोजन तो हम सबका कॉमन है ना। मानव लक्ष्य के रूप में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो कॉमन है। प्रवृत्तियाँ जो हैं वो हमारे अब तक के संस्कार और अभी तक के जो हम कुछ सीखे हैं, हमारा ओरिएंटेशन है, वो अलग अलग रहेंगी और कार्यक्रम उसके अनुसार होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को अलाइन करने की एक्चुअली आवश्यकता है, तभी हमारे कार्यक्रम जो हैं वो परस्पर पूरक हो पाएंगे, है ना। और जिसमें जिसकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसको बेसिकली अपने। एक और मुख्य मुद्दा है कि जैसे एक बार बाबा जी ऐसे पूछे कि तुम्हारा मन में से
खुशहाली फूटा कि नहीं फूटा, है ना। तो मैंने कहा नहीं फूटा। तो बोलते हैं कि ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा, है ना। कोई एक बात सुन के ही खूब जोश में आ जाता है, खूब वो मतलब लगता है कि हाँ हो गया, और फिर उसके बाद में मतलब करना चाहते हैं। तो हर एक का अपना अपना वो रहेगा, कौन कितना तर्क में फंसा हुआ है या किसने कितना उस तरीके से सोचा है ना। कुछ लोगों की बौद्धिक वाला ज़्यादा रुझान रहता है, कुछ लोगों का ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यवहारिक वाला रुझान रहता है। एक ही परिवार में एक पत्नी का रुझान जो है व्यवहारिक वाले में ज़्यादा हो सकता है, पति का रुझान तार्किक वाले में ज़्यादा हो सकता है। तो इन चीज़ों को एक्चुअली परस्पर पूरकता को पहचानने की आवश्यकता लगती है। कुल मिला के लगता है कि यहाँ पर करना है ना, यहाँ इस जगह पर स्थापित होना है कि हमको अपने परिवार को, देखिए परिवार को एक संप्रभुता संपन्न इकाई के रूप में हमको स्थापित करना है ना, एक सॉवरीन एंटिटी के रूप में हमको स्थापित करना है। संप्रभुता संपन्न मतलब अब ये अमर इकाई हो गई, है ना, कि ये चीज़ जो है इसमें नए जनरेशन आती रहेगी, पुरानी बनी जाती रहेगी, लेकिन परिवार जो है वो निरंतर बना रहेगा, है ना। तो उस रूप में हम परिवार को पहचान पाएँ और परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के स्वरूप को हम विजुअलाइज कर पाएँ, उसके स्तर पर कुछ धरातल पर काम भी कर पाएँ, है ना। तो वो चीज़ अपने को बेसिकली यहाँ से उसके निष्कर्ष निकलें, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, है ना। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक परिचय वाली पुस्तक में भी आया है ना, मैं किसी से बंध कर लद कर फंस कर जीना नहीं चाहा, है ना। आप भी किसी से बंध कर लद कर फंस कर नहीं जीना चाहोगे, है ना। तो वो एक अपने को पहचानने की ज़रूरत है कि क्या हम उस जगह को पहचान पा रहे हैं, है ना। तो वो मुझको लगता है वो व्यवस्था की जगह को अगर हम कहीं एक जगह प्योरिटी के साथ में अपने ही परिवार के अंदर अगर हम पहचान पाएँ, अपने परिवार को छोड़ के कहीं और का कर रहे हैं तो उसका कुछ खास मतलब नहीं निकलता है ना। हाँ भी, क्योंकि अभी हम लोग अभ्युदय संस्थान आसपास करीब 20-22 परिवार हैं, तो हमारे पास एक्चुअली इन कार्यक्रमों के लिए अवसर बहुत सारे हैं और ये अनुकूलता मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड जगहों में है, यहाँ पे तो है। तो उसको एक सामूहिक प्रयासों के रूप में कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी कभी सामूहिक प्रयास ड्राइव इन इतना कर जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि मैं अध्ययन छूट चुका है, मतलब। तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स और सामूहिक प्रयास का भी कोई महत्व इसमें कैसे है, मतलब? बिल्कुल है भैया। मेरे ख्याल से हम अगर एक कड़ी के ऊपर हैं तो उससे अधिक अगली कड़ी का स्वरूप जो है वो कुछ उभरने ही लगता है ना। तो एक बार बाबा जी के साथ एक बात में हुई थी कि हम कार्यक्रम और अपने अध्ययन इसके अंदर दोनों में बैलेंस कैसे बना के रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कार्यक्रम हावी हो जा रहा है और उस चक्कर में अपना समझ के ऊपर काम और अपने व्यवहार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान वो एक्चुअली छूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली व्यवस्था, ये जो कार्यक्रम में भागीदारी जो है वो अध्ययन में सहयोग के लिए ही है ना। हाँ, जहाँ पे हम उसका वो अति कर रहे हैं वहाँ पे कुछ नाटकीयता हो रही है ना, क्योंकि हम उस जगह को, क्योंकि उन्होंने जैसे वो पूछा था ना कि तुम्हारे अंदर से खुशहाली फूटा कि नहीं फूटा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है तो तुम्हारे अंदर से वो फाउंटेन हेड होना ही पड़ेगा कि अपने अंदर खूब खुशहाली है और अब मेरे पास में कुछ देने के लिए है ना। जब तक ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा कि हमारे एक बकेट है, उसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, उसमें से पानी निकलता जा रहा है, हम बार बार कर रहे हैं और बहुत ड्रेनिंग एफर्ट लगता है ना। क्योंकि आप देखें तो इतना आसान काम नहीं है समाज के अंदर कुछ
करना, स्पेशली जो अभी के समय में लोगों की जो प्रवृत्ति है, बाज़ार का जो जोर है और वो सब चीज़ें हैं, तो उसकी दिशा बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ऐसे में आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो उसको अगर आपको अपने को टिकाए रखना है तो उसके लिए आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो फिर क्या है कि हम बहुत श्रम लगा के करना पड़ रहा है ना, वो फिर एक समय पे जाके ब्रेक हो जाता है ना, या फिर मतलब हमको स्टेप बैक करना पड़ता है। तो इसीलिए वो वही बात आ रही है बार बार कि यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति, है ना, इन दोनों चीज़ों को बनाकर रखना की आवश्यकता है। और उसके अनुसार बेसिकली हमको ये जोश वाला कार्यक्रम नहीं है, होश वाला कार्यक्रम है। तो मतलब हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के, हमारी सच्चाई के साथ में जुड़ के, इस लक्ष्य के साथ में जुड़ के हम काम करें तो ये जाके टिकता है ना। वरना हम क्या होता है कि हमारी जो अभी स्थिति नहीं बनी है उससे अधिक की स्थिति की हम बात करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ने लगता है ना। तो इसके लिए बाबा जी का ये सुझाव था कि जितना तुम अभी हो उससे एक लेवल कम की बात करो, है ना, बढ़ के बात मत करना, है ना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर हम है ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से बताने के लिए कुछ करने लगते हैं तो एक तरीके का वो कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, पर वो एक मुखौटा होता है जो एक दिन हमारे को भारी पड़ने लगता है। हम ही एक तरीके के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, है ना, हमारे ही व्यक्तित्व में वो कुंठा के रूप में आ जाता है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो जिसके लिए हमारी अभी अंदर से तैयारी नहीं बनी है ना। तो इसलिए लक्ष्य के साथ में रहते हुए भी, लक्ष्य के रेफरेंस के साथ रहते हुए अपनी स्थिति के प्रति ईमानदारी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। एंड स्पेशली आप जैसे संस्थान है जिसका एक पब्लिक फेसिंग भी एक तरीके से है, जबकि हर कोई, आप बाहर के आने वाले लोग हैं, वो आपको एक जजमेंटल तरीके से भी हर तरीके से देखते होंगे। तो ऐसे में इस संतुलन को बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जो कुछ भी करोगे वो एक तरीके से आप यू आर सिटिंग इन अ प्रेशर कुकर एक्चुअली, है ना। तो वो जो कुछ भी आप करेंगे आपके ऊपर वो, मतलब आप ऐसे क्यों पहने हैं, ये क्यों मतलब ये क्यों कर रहे हैं, इस खुद वो कैसे भी कर रहे हों, पर आपके ऊपर कमेंट करना और उसका एक बहुत बड़ा एक्चुअली उसको झेल पाना कोई बहुत आसान नहीं है। तो उसके लिए एक ना अपने अंदर खुलकर कुछ बात हो जानी चाहिए कि देखिए, है ना, हम किसी भी तरीके की नाटकीयता के साथ में नहीं है ना, लक्ष्य के साथ में है ना? लक्ष्य के प्रति ईमानदारी भी आवश्यक है अपनी यथास्थिति के प्रति, अदरवाइज हमारे ऊपर ही भारी पड़ने लगता है। हम अपने ही परिवार में आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे, जो कि एक्चुअली व्यवस्था का पहला सोपान है ना। तो ये चीज़ मुझको लगता है कि ये स्पेशली जो मतलब ऐसी जो जगहें हैं जो कि पब्लिक फेसिंग हैं, उनके अंदर इस बात की एक अगर वो चीज़ डेवलप हो जाती है तो उसकी पावर एक बहुत अद्भुत हो सकती है ना। क्योंकि देखिए इसमें इसके जो सिस्टम्स होंगे, इसके जो मैकेनिज़म्स होंगे वो डेमोक्रेटिक वाले तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है।
तो उसके इसकी जो विधियां हैं, इसकी जो सभा और समिति का विधि है, उसको हमको इसी के तरीके से समझना होगा कि कैसे वो करेंगे। अब उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे इसको आगे मतलब ले जाना है, ये एक इसको मंथन की आवश्यकता है ना। देखिए बाहर से आके कोई कुछ भी बोल सकता है, अच्छा आप ये भी कार्यक्रम बना दो, ये भी कर दो, वो भी, उससे मतलब उसका कुछ खास मतलब नहीं है ना। बट आई थिंक रियली जो हमारा डेवलप होता है वो ये दोनों पक्षों को हम इसके मैकेनिज़म्स को हम सेट करें, उसकी वो चीज़ बनाएं, वो जिन चीज़ों की बात बाबा जी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए ये जो व्यवस्था का जो स्वरूप है, ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है ना। जैसे इसका सूत्र बाबा जी सूत्र रूप में देखते हैं कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। और अगला जो सोपान है वो पिछले वाले सोपान के लिए का मूल्यांकन कर रहा है, पर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक जड़ उदाहरण लेते हैं, एक पौधे का स्ट्रक्चर है, पौधे के अंदर आप उसकी लकड़ी को जला देते हो या कुछ भी करते हो, उससे उसके परमाणुओं पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो जो क्रिया है वो एक्चुअली उस स्थूल स्तर के ऊपर ही निर्धारित हो रही है। तो परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं, अणु जो है वो उसका परमाणुओं की रक्षा किए हुए है। तो जब आप अणु के स्तर के ऊपर बात कर रहे हो तब अणु के लेवल, उसकी भाषा अलग होगी, उसका कार्यक्रम अलग होगा, उसके इंटरफेस अलग होंगे। उसी तरीके से जब आप परिवार समूह के लेवल के ऊपर बात कर रहे हो तब इंडिविजुअल्स को लाने की ज़रूरत नहीं है, तब परिवारों की बात होगी। वहाँ पर स्पेसिफिक्स हम क्या है, अगर ये यहाँ पे इंटरफेरेंस करने लग गया तब इसके अंदर घर्षण होना स्वाभाविक है। तो कुछ निर्णय जो हैं वो परिवार की सीमा में ही लिए जाएंगे। कुछ परिवार समूह की, परिवार भी एक सॉवरिन एंटिटी है, परिवार समूह भी संप्रभुता संपन्न इकाई है। परिवार के जो निर्णय हैं वो परिवार में लिए जाएंगे, परिवार समूह के निर्णय परिवार समूह के स्तर पे लिए जाएंगे, ग्राम के निर्णय ग्राम के स्तर पे लिए जाएंगे, देश के निर्णय देश के स्तर पे लिए जाएंगे। तो हर स्तर की एक प्रकार की एक ऑटोनॉमी है जिस चीज़ को रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, और यहाँ से इसका मूल्यांकन हो रहा है, और यहाँ से इसका जो है वो एक प्रकार से ये इसका मूल्यांकन चाह रहा है अपना, और ये इसका मूल्यांकन कर पा रहा है। ये चीज़ को अपने को स्थापित करने की आवश्यकता मुझको लगती है। ये यहाँ पे आपने जैसे कहा, ये यहाँ के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि परिवार समूह इतने परिवारों का इकट्ठा एक प्रकार से हो पाना, ये एक बड़ी चीज़ है। मैं अगर एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप बताइएगा कैसा है। बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था का मूल्यांकन करती है, छोटी व्यवस्था अपने से बड़ी व्यवस्था में प्रमाणित होती है। ऐसा बनेगा मतलब कि वो खुद में प्रमाण होना, फिर वो बड़ी व्यवस्था में प्रमाणित होती है, ऐसा स्टेटमेंट बनता है क्या दर्शन? हाँ, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसे परमाणु है वो अपने प्रमाण को कैसे प्रस्तुत करेगा, अणु की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए। उसी तरीके से परिवार का प्रमाण जो है वो एक समूह के अंदर स्पष्ट होता है ना। तो इस प्रकार से बेसिकली अगर हम ये इसकी व्यवस्था को अपन समझ पाए इसको, तो हमको अभ्यास के और इसके स्वरूप कुछ स्पष्ट होंगे जो प्रैक्टिकल में लाने में एक्चुअली मदद करेंगे। मेन जो चीज़ जो अपने को हो रही है, देखिए हम सब इस स्थिति से तो पार हो चुके हैं, है ना, ये तो निश्चित है। लेट्स गिव आवर सेल्फ क्रेडिट फॉर दैट कि हम लोग इसको क्रॉस कर चुके हैं, हम सब परिचित हैं। हम जो हैं अपने आप को इन दोनों के अंदर करते हुए मानते हैं,
है ना, ये इस बात को मान सकते हैं। अब इसमें कुछ भाग जो हैं इसमें हमको पूरा करना है, क्योंकि इसेंशियली इसके लिए सारे सूत्र यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। उसमें अपने को क्या है कि कहीं अध्ययन जो प्रोसेस है वो सिंथेसिस का प्रोसेस है ना, और जो प्रमाणित होना वाला जो प्रोसेस है वो एनालिसिस का प्रोसेस है ना। जैसे बाबा जी लिखते भी हैं कि मैं व्यापक सत्ता में स्मरण करते हुए मानव व्यवहार का विश्लेषण करता हूँ, है ना। तो वो फैलाते हैं कि अब मैं ज्ञान संपन्न हो गया, अब मैं जहाँ भी जाऊँगा उसका बिल्कुल बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन करता हुआ चला जाऊँगा। अब हम जो सुन रहे हैं, हम अगर हमारी अगर केवल विश्लेषण की ही प्रवृत्ति है तो हम क्या है, उनका विश्लेषण लेके हम और विश्लेषण करने में निकल पड़ते हैं, है ना। जबकि होना क्या है, उनका विश्लेषण हमको स्वीकार होना है, संश्लेषित होना है ना, तब वो साक्षात्कार की वस्तु बन रहा है। तो इसेंशियली दर्शन जो है वो हमारे अंदर सिमटना चाहिए ताकि हम उसको हर डायरेक्शन में फैला सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि ये कुल मिला के हम सिमटने की तरफ बढ़ रहे हैं या फैलने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पे एक बार बाबा जी से यहीं छोटी में कुछ देर दूर पहले ही यहाँ पे बात हुई। तो इसका मतलब बोलते हैं कि सारा चक्कर ये है कि तुम लोग फैलाने में लग जाते हो, समझने में न लगते नहीं हो। तो ठीक है, तो आप बताओ क्या करें, है ना। फैलाने को बंद कर दें, बिल्कुल आप जो कह रहे हो केवल उसको वैसा ही सुने और समझें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आदमी में ये दोनों की दोनों डायरेक्शन साथ साथ बनी हुई है। आदमी विश्लेषित भी करता है, संश्लेषित भी करता है, लेकिन प्राथमिकता अभी जो है संश्लेषित को करने को दी जाए, है ना। क्योंकि हम किसी बिंदु पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक फनेल की तरह है। हम किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं, फिर पॉइंट से विस्तार की ओर जाना चाहना। प्रमाणित होना मतलब पॉइंट से विस्तार की ओर जाना। अब क्या है, बाबा जी पॉइंट से विस्तार की ओर उनकी वो स्थिति है ना। हमारी जो स्थिति है अभी है वो पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए, वी आर ट्राइंग टू कम टू द पॉइंट। हम बिंदु पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है, ये मान लो बाबा जी बना दिए, अब हम यहाँ पे आए, यहाँ से हम केवल ये वाला लेके इसी को ही और फैलाने में लग गए, है ना। तो ये संश्लेषित होने का काम जो है ये तो अभी बचा ही रहा है ना। ये नहीं है कि सब फैलाने से मदद नहीं होता है, कुछ बातों पर ध्यान जाता ही है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ये वाला काम को हमको बनाना पड़ेगा, है ना। प्रायोरिटी में उसको लाना पड़ेगा, है ना। और संतुलन को पहचानने की जगह भी शायद वहीं पर ही है। दूसरी बात मेरे को ये भी लगता है कि इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि साक्षात्कार क्रमिक होता है ना। तो यानी हमें वास्तविकताएं जो हैं वो क्रम से स्पष्ट होती हैं, वो कहीं एक बिंदु पर जाकर सूत्रित होती हैं। वो सूत्रित होने के बाद में प्रमाणित होने का क्रम शुरू होता है, ऐसा मेरी ये स्वीकृति है ना। साक्षात्कार क्रमिक होता है, वो जाके सहअस्तित्व में सूत्रित होता है। सहअस्तित्व में सूत्रित होना मतलब अनुभव में सूत्रित होना, यानी आत्मा में अनुभव का हो जाना। ऐसा होने के बाद में फिर बेसिकली अनुभव मूलक विधि से प्रमाण की बात होती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूलक शब्द का प्रयोग केवल दो ही जगह पर है, या तो शरीर मूलक है या फिर अनुभव मूलक है। विचार मूलक नहीं है, इच्छा मूलक नहीं है ना। शरीर की ही संवेदनाएं इच्छा तक भर दे रही हैं, या अनुभव ही सारे जीवन को रंग दे रहा है। ये दो स्थितियां हैं।
है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अध्ययन एक क्रमिक प्रोसेस नहीं है, अध्ययन डेफिनेटली क्रमिक प्रोसेस है, पर स्थितियां दो हैं। इन स्थितियों के अंदर हम बीच की जो स्थितियां हैं उसके अंदर ये कह पाना कि मुझे इतना साक्षात्कार हो गया है, इतना साक्षात्कार नहीं हुआ है, ये शायद संभव नहीं है। क्योंकि ये जो भाग जो है ये भी मेरा ही अभी मानना ही है ना। क्योंकि इस पूरी बातें समग्रता के साथ में जुड़ी हुई हैं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे एक परमाणु जो है या तो गठनपूर्ण है या गठनशील है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये 75% गठनपूर्ण है, उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि चैतन्यता एक डिफरेंट ही कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जड़ में नहीं है। आशा, विचार, इच्छा, ये जो दृष्टा वाली जो क्रियाएं हैं ये जड़ में नहीं है। उसी तरीके से अनुभव मूलक विधि से जो ज्ञान की बात है वो कल्पना में भ्रूण रूप के रूप में है, वो भाषा के रूप में है, तर्क के रूप में है, प्रमाण के रूप में नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझ में आया। तो अगर हम उस जगह पर टिक पाते हैं तो ये मुझको लगता है कि अपने लिए एक मार्ग बन सकता है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ कुछ। हाँ, बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं और आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अध्ययन जो है बिल्कुल निश्चित रूप से जो है अनुभव की रोशनी में, अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया प्रक्रिया, प्रयास और क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास, है ना। तो वो परिभाषा अपनी जगह पे सॉलिड है। बाबा जी जब जीवित थे तब भी वही परिभाषा थी, आज की तारीख में भी वही चीज़ है ना। अनुभव की रोशनी अध्ययन कराने वाले के पास में होती है, अधिष्ठान के साक्षी जो है वो अध्ययन करने वाले का रहता है ना। स्मरण पूर्वक, स्मरण जो है वो हमारा है। वास्तविकताओं को पहचानना ही साक्षात्कार है ना। उसी के लिए जो व्यवहार और कार्य के अंदर जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो ही एक्चुअली अध्ययन है। तो अनुभवगामी विधि में अध्ययन और अभ्यास एक तरीके से जुड़ा हुआ है ना? इसके लिए मैं बस इतना सा ही अगर मैंने कुछ कहा है यहाँ पे तो ये है कि यथास्थिति के अंदर संतुलन और विकास के अंदर प्रवृत्ति को बनाए रखा जाए, रेफरेंस को स्थिर रखा जाए और अपनी यथास्थिति के प्रति ईमानदारी रखा जाए, है ना। केवल इतना सा ही। बाकी तो आप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कुछ भी मैंने आपको सुना है, आपके कार्यक्रमों को सुना है, वो उसी के ही अनुषंगिक है। हाँ। जैसे आपने सबसे अधिक आपका वीडियो बाबा जी के साथ है और हम इसमें से जो अभी के पिछले 3-4 साल वाले हैं, हम लोगों ने बाबा जी के साथ हम मिले नहीं हैं। मतलब उस तरीके से ऐसा लगता नहीं है कि नहीं मिले हैं, लेकिन नहीं मिले हैं उस तरीके से सशरीर। तो जो अनुभव की रोशनी बोलते हैं, तो अब हम लोग मैं अपने में ऐसा बनाता हूँ कि अनुभव की रोशनी के रूप में ये जितना भी सामग्री है, वांग्मय है और उनका एक जितना रिकॉर्डिंग है, इन सब चीज़ों से जो मेरे को संदेश या आदेश या जो भी उपाय मिल रहे हैं, इसको ही अनुभव की रोशनी जैसा देखने का है और ये बन भी रहा है। लेकिन कुछ फोरम में या कुछ जगहों पे ऐसी चर्चा हुई है जिसमें कि जागृत मानव की ज़रूरत है, ऐसा एक स्टेटमेंट आता है। मैं अपने में हालांकि इसको नकार चुका हूँ कि मेरे पास तो सूचना है ही और जो बोल रहे हैं, बट वो कैसे होगा? जो बाबा जी से समय बिताए हैं और जो नहीं बिताए हैं उनमें क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। मैं इसको जैसे देखता हूँ उसको ईमानदारी से रखने की कोशिश करता हूँ। मुझको लगता है कि बाबा जी ने अपनी बात को
बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और पूरी बात सबको बताई। ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल तरीके से बताई हो, किसी को कान में कुछ बता दिया हो, ऐसा नहीं। वो पूरा तरीके से, खुले तरीके से सबको अपनी बात को रखे हैं। ठीक है, हम सभी ने उसको अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण किया है ना। पूरा हो गए हैं मैं तो कहना में नहीं बनता है बिल्कुल भी, कितना दूर है ये भी कहना नहीं बनता है, बट मेरा अपने में मैं सांत्वना ये लगाया हुआ हूँ कि कुल मिला के जो उनको कम्युनिकेट करना था वो भाग आ गया है ना। ये हो सकता है कि कुछ भाग जो है वो मेरा अभी ब्लाइंड स्पॉट हो, मेरा अभी नज़र में नहीं आया, बट हो सकता है संकेत भैया का आ गया हो, है ना, वो भाग साधन भैया का आ गया हो, सोम भैया का आ गया। तो मुझे ये लगता है कि बाबा जी के जाने के बाद भी अनुभव की रोशनी जो है उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में दिखाई देती है। तो जब मैं उनको सुनता हूँ तो मुझ में वही इंटेंसिटी लगती है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ भागों के अंदर जो जहाँ पर वो रेजोनेट होता है वहाँ पर तो लगता है कि हाँ बिल्कुल यही है ना, और वो एक बहुत उत्साह की स्थिति बनाता है। कुछ भागों में लगता है कि नहीं ये तो नहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं कह रहे थे। और कुछ भागों में लगता है जो उससे जुड़ा हुआ है, इससे ये कुछ और बात कह रहे हैं जो उससे जुड़ रही है। आप तीनों बात का समझ गए। पहली बात कि दोनों का रेजोनेट हो रहा है, दूसरा जो है कुछ मेरा अनसुना अनदेखा रह गया है जो अब इससे जुड़ता हुआ लग रहा है, उसमें वैसी ही क्वालिटी हो रही है जिसमें जैसे कि बाबा जी के साथ में इंटरफेस के साथ में हो रही है। और तीसरा ऐसा है कि जो मुझे लग रहा है नहीं ये तो कुछ और बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली मतलब मुझको लगता है कि ये हमारे परस्पर पूरक होने के लिए एक संभावना है ना। और मुझे ये लगता है कि अनुभव का रास्ता खुला हुआ है बाबा जी के जाने के बाद भी, है ना, क्योंकि प्रोसेस वही रहा है, प्रोसेस वही है। ऐसा भी नहीं हो गया है कि वो उस प्रोसेस के अंदर कोई ढीला हो गया हो, उनके जाने के बाद में हम हताश होकर बैठ गए हों, ऐसा नहीं हो रहा है। जब डिफरेंस क्या हो रहा है, जब बाबा जी थे तो हमको केवल वो ही दिखते थे। It's like a very shining bulb in the room. You only go to that bulb. आपके सामने मतलब रखे तो आप और कोई आपको नज़र ही नहीं आ रहा है ना। कि अब जैसे कमरे के अंदर बाबा जी बैठे हैं, वहाँ पे और भी 2-4 लोग बैठे हैं, तो आप किससे बात करोगे जब when you are with the intensity, जब आप इस जोश के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में, अगर मेरे पास में एक ही दिन है उनके साथ में बात करने का तो मैं क्या बात करूँगा, तो आप किससे बात करूँगा, है ना। एंड आई थिंक नॉट जस्ट मी, एवरीबडी वॉज फीलिंग दैट वे, है ना। तो वो बाबा जी के जाने के बाद में वी आर लुकिंग एट ईच अदर विद न्यू आइज। हम एक दूसरे को एक्चुअली अब कुछ कदर करने की जगह में आ रहे हैं कि ये भी कुछ समझे, और हो सकता है जो मैं नहीं समझा हूँ ये समझे। इसके अंदर कुछ अपने अहंकार का भी हो रहा है शमन, और एक्चुअली शायद सहस्तित्व विधि से ऐसा ही होना था, है ना। तो मुझे लगता है प्रोसेस तो वही है। क्लियरली जितना सब मटेरियल मेरे पास में है सोचने का, केवल उसी से मैं अनुभव तक पहुंच जाऊंगा ऐसा मुझको नहीं लगता है। क्योंकि अगर मुझ में कोई भी कमी है सोच मेरे समझ में, उसके अंदर पूर्ति उसकी कहाँ से होगी? उसकी पूर्ति उसी विधि से होगी कि मेरे को कुछ नया सुनना पड़ेगा। जो पुराना सुना हुआ है उसी में प्रोसेस करके मैं कैसे नई चीज़ को पालूंगा। अब ये नए चीज़ का सोर्स क्या होगा? तो क्लियरली वो ब्लाइंड स्पॉट्स जो मेरे हैं, जो दूसरे के नहीं हैं, उनको सुन के ही मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स अनकवर हो सकते हैं। दूसरे ये भी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ें जो मेरी
केवल सूचना के रूप में है, वो अभ्यास के रूप में नहीं है। उनको अभ्यास में लाने से वो चीज़ें मुझको स्पष्ट होती हैं। ये दो चीज़ें, ये दो संभावनाओं को बेसिकली हम लेकर चल रहे हैं। बट क्लियरली मुझको ये लगता है जिस विकल्प को बाबा जी ने प्रस्तुत किया है ना, वो उसका रास्ता इस तरीके से, अब आप इसको सांत्वना मान लो या इसको सच्चाई मान लो। अगर इसको आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप बताइए और क्या रास्ता है, फिर हम ये कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। हाँ, तो बेसिकली एक सीमा तक देखिए, बाबा जी का शरीर की तो सीमा है ही, है ना। उन्होंने कुछ चीज़ इनिशिएट किया है, एक मूवमेंट इनिशिएट किया है, उस मूवमेंट की कंटिन्यूटी के अंदर ही वो चल रहा है, उसी के अनुषंगिक वो चल रहा है। तो वो एक स्थिति पे आके वो किसी गंतव्य तक पहुंचेगा। कोई चीज़ अभी गर्भ में है, जब समय आएगा तभी उसका बेसिकली जन्म होगा ना। आप कैसे उसको बार बार उसको स्कैन करा करा के बताओगे कि क्या हुआ है ना। तो उसका एक्चुअली प्रोसेस तो मुझे यही नज़र में आता है कि अध्ययन की प्रक्रिया, अध्ययन का उद्देश्य और जो है वो चीज़ें निश्चित हैं, है ना। जो कुछ भी अनुभूतियाँ प्रस्तुत की गई हैं वो निश्चित हैं। अनुभव की रोशनी को आज के समय में जो लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, जो लोग अभी तक जितना भी पक्ष तक सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, वो उसको ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वो अनुभव की रोशनी आपके पास में पहुंचती है ना। हाँ, उसी विधि से ही है भैया, वो प्राकृतिक विधि से ही होगा। पुस्तकें जो हैं वो अनुभव की रोशनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ पुस्तक में लिखा है फाइनली उसका कोई धारक वाहक होगा, वो व्यक्ति उसको बेसिकली उसको उसके अंदर जान फूंकता है ना। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में अनुभव की रोशनी आपको नज़र आती है, या उसमें उसको उसकी झलक आपको मिलती है कि हाँ यही चीज़ है जो कि फाइनल है, इस जगह से हिलता नहीं है। तो वो मुझको लगता है कि तो इसको हम मान कर चल सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। भैया जैसे कि श्री राम भैया और आपने बाबा जी की रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया, तो और फिर उसके बाद फिर टेलीग्राम ग्रुप आया, यूट्यूब चैनल्स भी आए काफ़ी सारे। तो पहले जो आपने शुरू किया, तो इसका उद्देश्य क्या रहा कि अब जैसे कि बाबा जी की एक उम्र भी हो गई थी, तो चले जाएं बाबा जी, मतलब मुझे 2-3 उद्देश्य नज़र आते हैं जिसके कारण आप लोगों ने शुरू किया होगा। तो किस उद्देश्य से शुरू हुआ? और फिर इसमें एक बात ये भी दिखती है कि जब हम विश्लेषण में जाते हैं, फैलाव में जाते हैं, जो अभी हमने बात की, तो हमारा संश्लेषण वाला पार्ट है वो रुकता है कहीं ना कहीं। तो क्या वो उद्देश्य जब वो शुरू हुआ था वो अभी भी वही बना हुआ है? और इसमें हम आप स्वयं के विकास को किस अर्थ में कैसे देखते हैं? बेसिकली ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है, ऐसा तो नहीं है कि हमने ही पहले की है, इससे पहले भी बहुत हुई है ना। आप ये सहअस्तित्ववादी विज्ञान में संकेत भैया वगैरह ने किया, इससे पहले जीवन विद्या एक परिचय का भी हुआ। तो बट ये है कि एक दौर, एक जनरेशन के रूप में हम लोग आए। तो ये जब इनको सुनना शुरू किया तो लगा कि ये कुछ मटेरियल है, इसको हम कैसे अपने तक ही सीमित रख सकते हैं, है ना। तो फिर मुझको बेसिकली ये मैंने इसको 2008 में इनको अपने ब्लॉग पर लिखना शुरू किया था। तो उसको एक बाइट साइज्ड उसके अंदर किया कि एक बार में एक कॉन्सेप्ट को हम पूरा कर दें और फिर उसके बाद में कर दें। फिर ये भी मतलब लगा कि कोई चीज़ अगर हम उसको बना देते हैं, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी है, लोग अपने आप ही उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद में उसकी गति होगी।
जून 2008 में बाबा जी हमारे घर पे भी आए थे, तो मैंने उनको दिखाया कि बाबा जी मैं ये कर रहा हूँ, है ना। तो उनको एक प्रिंट करके एक बंडल दिया था, फिर वो अपने साथ में लेकर गए, उनको पसंद आई वो, मतलब उन्होंने कहा बढ़िया लिखा है और जो मैं ऐसा कहा है मेरा है। फिर बाद में BR भैया और ये सब मिलके उन्होंने फिर कहा कि इसको छापें तो अच्छा रहेगा, है ना। तो उसको फिर संवाद भाग 1 और भाग 2 के रूप में उसको पब्लिश किया। तो बेसिकली उसके मूल में उद्देश्य तो यही था कि हम लोग जब ज्वाइन किए थे तब उस समय परिचय शिविर ही चल रहे थे, बट जब हम बाबा जी के साथ में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब इट्स लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए होस पाइप, है ना। मतलब इसको कैसे मतलब करें, इसको कैसे हम करें। तो ये लगा कि मैं अगर बोलूं कि बाबा जी ये बोल रहे हैं तो इसका मेरी कौन सुनने वाला है ना। तो मैंने जैसे बताया कि मैं कृष्णमूर्ति की बातों से प्रभावित था और उन्होंने संवाद और कमेंट्रीज उस तरीके के वो ध्यान से सुनना और उस पर, तो मुझे वो तरीका अच्छा लगा कि हाँ कोई एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बाबा जी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको ऐसे रख के देखा जाए, है ना। तो वैसे मैंने उसको किया, है ना। फिर उसके बाद अपने तरीके से मतलब ये फॉर्मेट हो गया। फिर टेलीग्राम में इसलिए शिफ्ट कर दी क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऑफ़ यूज़र्स की लिमिटेशन है। बट देखिए उसका वो अपने आप में मुझे कैसे मदद कर रहा है, आई डोंट नो। हम किसी चीज़ में यूज़फुल हो जाते हैं तो उससे हमें मदद होती है ना। हम किसी रूप में उपयोगी हो जाते हैं। अगर मान लो ये नहीं करता मैं, है ना, सो आई थिंक वी वुड बी अ लिटिल पुअरर, है ना। या तो है कि भाई जो भी जाए बात को अपने तक ही रखे, भाई तुम समझो तुमसे बात की गई है ना। तो नहीं तो वो बेसिकली हमको वो भी कई बार ऐसा हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई वो तो तुम्हारे को करने के लिए बताया, बट ही वॉज ऑल द टाइम सेइंग कि मैं सार्वभौम सार्वकालिक बातें कर रहा हूँ, है ना। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली उस इंडिविजुअल के लिए होगी तो वो उस बात को स्पष्ट करने के लिए वो इंडिविजुअल कर ही सकता है आगे, है ना। बट जब भी व्यवहार होगा तो वो किसी देश काल के अंदर ही होगा, किसी व्यक्ति के साथ ही होगा, किसी संवाद होगा तो किसी व्यक्ति के साथ में होगा, और व्यक्ति अपने बायसेस, प्रेजुडिसेस और बैकग्राउंड उन सब के साथ में मिला जुला स्वरूप में कुछ होगा, है ना। अब वो व्यक्ति वहाँ से आगे बढ़ता है ना। एक उसके सामने जो दूसरा व्यक्ति बैठा है वो पूर्णता के धरातल पर बैठा है। जो दूसरा व्यक्ति जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाला है वो अपनी स्थिति के अनुसार जिज्ञासा को रखता है ना। तो अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है जो उन्होंने अपना वाङ्मय जो लिखा है उसका ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, क्योंकि उसी को समझने के लिए बातचीत हो रही है ना। इसमें कोई भी एक भी चीज़ नई नहीं है ना। But how much do you want to do it? Is there an end to it? I think there is an end to it. मतलब क्योंकि इसका कोई चीज़ होता है, कोई उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद में वो चीज़ पूरी हो जाती है, उसके बाद वो, तो मुझे लगता है कि वो लगभग एक घाट तक तो पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट जितना वो उस मीडियम से हो सकता था वो हो गया। अब नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स? ये जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है उसका आशय तो यही है कि है ना, दर्शन के साथ में, अध्ययन के साथ में कनेक्ट किया जाए। अगर मान लो लोग अपने घरों पर जा रहे हैं तो उसके बाद उनके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछ सकते हैं, तो जितना आपसे बन सकता है। मैं खाली मुझे ही उत्तर देना ऐसा भी नहीं है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और हो सकता है आगे उससे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ हो, है ना। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसमें भैया क्योंकि आप इतने सालों से ये इस प्रक्रिया में हैं और मेरे ख्याल से जीवन विद्या में जितने भी लोग हैं जो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं क्रम में, परिचय शिविर से आगे, तो लगभग सभी आपको जानते ही हैं। तो वो जो तृप्ति है
जो आपकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो उस तृप्ति को आप कैसे देखते हैं? मतलब वो जो उपलब्धियां तो आप देखते ही होंगे, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, देखिए तो एक सेटिस्फेक्शन जो रहता है ना कि मैं किस तरह से उपयोगी हो रहा हूँ वाला। अभी तो इतना ही लगता है जैसे आपके पास में कोई बहुत आप किसी यूज़फुल चीज़ के ऊपर बैठे हुए हो, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, है ना, एक वो स्टेटस है। एक ये है कि भैया मेरे पास में जो था, मेरी बुक्स आर ओपन, है ना, तो उसकी सेटिस्फेक्शन होती है कि लुक आई एम नॉट होल्डिंग बैक एनीथिंग, है ना। सारी बात मुझे समझ में आ गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये रहता है कि मतलब आप उसको सुन रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि है ना उसको दूसरों को भी पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं अपने पास ही रखे रखता, तो उतना सेटिस्फेक्शन तो एक लगता है ना। कुछ जो मैंने बताया कि जब हम आपस में और साथी मिलके बात करते हैं तो उसमें भी कुछ बात में हम रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं बाबा जी ने ऐसी बात की थी, इसको फिर कैसे समझेंगे, इस तरीके की, उस तरीके से भी उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, उसमें अपने आगे समझने में मदद मिली है ना। अपने कुछ और साथी जैसे सोम भैया हैं आदि हैं, उन लोगों ने भी कहा कि इससे हमको, है ना, हम इसको ऐसे माने हुए थे, हम इससे ये ऐसे मदद मिली, तो उससे भी एक, है ना, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि ये चीज़ उपयोगी है ना। तो उससे ज़्यादा कि ये मतलब इस क्या उससे मेरी सुख की निरंतरता बन गई, क्या घर के अंदर अब कोई टेंशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बट आई थिंक ये होता है, हर एक का प्रयोजन एक ही है और प्रवृत्ति और कार्यक्रम के प्रवृत्ति के अनुसार कार्यक्रम है ना। तो आई थिंक हर एक कोई जो है बाबा जी के साथ में जो जुड़े हैं वो अब उसी प्रयोजन के साथ में कुछ अलग अलग प्रवृत्ति के साथ में जुड़े हैं, और ये कार्यक्रम परस्पर एक एट वन टाइम वी विल ऑल सी हाउ इट ऑल फिट्स टुगेदर। एक ऐसे बिंदु के ऊपर आएंगे हम जब हमको लगेगा कि ये सब जो अलग अलग तरीके से हैं वो कैसे एक जिगसॉ पजल में एक जगह पे एक सूत्र में जुड़ गए हैं, है ना। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक आई कैन से। यहाँ रुकते, मेरे ख्याल से टाइम आपका काफ़ी एक्सीड कर लिया मैंने। प्रियंका दीदी आप पीछे ही बैठे रह गए, आइए। शेयर करनी थी, जो जैसे हम बाबा जी के पास जाते थे तो हम पूछते थे हमारे लिए मार्गदर्शन बताइए, हम क्या करें आगे। तो वो आशीर्वाद देते थे, और जैसे राकेश ने बोला कि उन्होंने बोला मुझे कि हर हालत में उपकार। तो जैसे हम जीवन विद्या एक परिचय बुक भी पढ़ रहे थे तो उसमें था कि जब हम कुछ चीज़ समझने जाते हैं, जैसे हम इससे वाकिफ़ होते हैं जीवन विद्या एक परिचय बुक से, और एक समझ बनती है तो एक जीने का स्वरूप निकलता ही है। हम सोचते ही हैं कि इसको कैसे जीने में लाएं, और जब हमारा उपकार विधि सेंटर में होता है, उपकार से हमें जीने की वो होती है, जैसे राकेश ने बताया, तो हमारे उसमें सारे कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम एक अच्छी स्वरूप में, समाधान समृद्धि के स्वरूप में उभर के आते हैं। तो एक अच्छा, मतलब उस समय तो इतना हिट नहीं हुआ हर हालत में उपकार कैसे करना है, क्या करना है, पर जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर होता है हर हालत में उपकार का मतलब क्या है, कि हमारे जो आगे की स्वरूप बनना है, जीने का स्वरूप हर हालत में उपकार में है, जीवन जीने का स्वरूप में उसका वो कैसे बनेगा। तो वो अच्छे बहुत सारे टिप्स ऐसे उन्होंने दिए, वो जैसे अब सोचने में आते हैं, अब उसमें वो एक ही लाइन कह के हो जाते थे, पर अब उसमें जब सोचते हैं तो बहुत गहराई दिखती है, सूत्र ओपन होते नहीं है। क्या नहीं, राकेश ने काफ़ी बताया। मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, ये ज़्यादा समझती। बहुत ही बढ़िया सत्र रहा, जो 2 घंटा 2.5 घंटा भी राकेश भैया दीदी के साथ में
हम लोग को सुनने को मिला। बहुत से संस्मरण जो है सभी के लिए एक तरीके से मतलब जो है ना प्रेरणा का काम करते ही हैं। मतलब जो यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से भैया के साथ शेयरिंग जो बाबा जी की हुई है, और उसी के स्वरूप में जैसा कि आपने अपने जीने का क्रम को सजाया है और जिसको आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये पूरा जो अध्ययन का जो क्रम है उसका जो सार आप लोगों ने निकाला है और कैसे उसको आगे मतलब जो है ना आप लोग जीने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी शेयरिंग से हमारे अंदर भी काफ़ी सारा आउटपुट्स आए हैं और कुछ कुछ ध्यान गया है कि हम कैसे उसको हम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सभी श्रेष्ठ लोग जो हैं आते रहे आगे भी और हम लोगों के लिए प्रेरक बनते रहे, है ना। तो पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को मतलब जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी वो पलों के साथ ही हम जीते भी हैं और खूब खुशियों के साथ में हम सब मिलकर रहें, ऐसा एक प्रयास करते रहते हैं। तो धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी। मैं पर्सनल शेयरिंग रख लेता हूँ। तो राकेश भैया को शुरू से मैं सुनता रहा, बाबा जी के साथ जो संवाद है परिचय शिविर सुनने के बाद से, तो ऐसे बहुत दूरी जैसे नहीं लगता है। तो उनका शब्द का जो अर्थ जिस मीनिंग में है वो मेरे तक पहुँचता है, ऐसा लगता है। तो आज जो भी बातें रखी, मुझे लगता है कि आज की सिचुएशनल वो सब ज़रूरत थी हम लोगों की, या उस दिशा में ही बहुत सारा चीज़ सेट होते जा रहा था और उस समय पे आया तो और कॉन्फर्मेशन मेरे में हुआ, कुछ और ठीक से ध्यान भी गया। तो आपको क्या है कि परिवार में जीने वाले के रूप में या अपने को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, ऐसा मैं पहले से मान के रखा हूँ। तो अच्छा प्रेरणादायक रहा आज का सुनना मेरे को, आपका सुनना मेरे लिए, और बढ़िया है। और खुल के इस बार बात रखी, मैं देखा पहले काफ़ी थोड़ा हिचकिचाहट रहता था, तो इस बार बहुत स्मूथ खुल के बहुत बढ़िया था। और उपकारी है ये जो बाबा जी बोले, उसमें आप कर ही रहे हैं लगता है धीरे धीरे और अच्छे से। बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। काफ़ी चीज़ों पे ध्यान गया, जैसे कि योजनाओं के बारे में बताया, तो इसमें हमारा बहुत अच्छे तरीके से वैसा ध्यान नहीं गया था। तो वो एक एक क्रम इसमें दिखा और हम कहाँ पर है ये भी इस पे ध्यान गया। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ों पर भी ध्यान गया, जैसे आपने प्रयोजन प्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जुड़ी। और लक्ष्य एक वो मतलब हमेशा से रहता ही है हमारा कि अध्ययन भी किया तो उसमें भी लक्ष्य की स्पष्टता धीरे धीरे और बढ़ती गई। तो यहाँ सुनने से और ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आई है, तो वो आगे भी होगा ऐसा लगता ही है। तो बहुत ही सुंदर था आज का सेशन। नमस्ते सभी को। भैया ने जो 2-2.5 घंटे में जो रखा अपनी प्रस्तुति, बहुत ही प्रेरणादायक थी। और मुझे वो जो दिशा वाली बात थी वो बहुत देर से मैं उसके बारे में सोच रही थी कि जैसे कि एक दिशा है लक्ष्य की ओर जिस तरह तोड़ते फोड़ते जाती है, और एक जो दिशा है वो यथा स्थिति में विकास करते हुए प्रवृत्ति को परिमार्जित करते हुए थोड़ा थोड़ा इधर दिशा बदलती भी है और फिर वो लक्ष्य की ओर ही जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो ये मैं बहुत देर से सोच रही थी और मेरे मन में ये बात चल रही थी कि ये बहुत बढ़िया बात है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया इसको समझने में। जी भाई, धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते, मेरा नाम विकास है। और जैसे कि आप अगले शिविर में आए थे पिछली बार, तो मैं था उसमें। तो जैसे कि मैं आपसे मिला भी नहीं था, फिर भी आप मुझे मतलब कि उतने अच्छे से, लेकिन आपने मुझे बोला कि मतलब तुम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं चला कि मतलब आपने ऐसा क्यों बोला। मतलब मैं मतलब मेरी आपसे उतनी बात नहीं हुई थी, मतलब और आप छत पे कपड़े सुखा रहे थे तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। और वैसे सेशन तो बहुत अच्छा रहा। और जैसे अभी मैं जैसे कॉलेज है, स्कूल है, मैं जाऊँ तो लोग अपनी चीज़ें जल्दी दिखाते नहीं हैं, नोट्स नहीं देते हैं। मतलब एक तरीके से मतलब देखा है, मतलब ऐसे दे दें और मतलब बहुत छिपाने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। और कोई टीचर भी किसी बच्चे को विशेष बताता है, मतलब
और किसी बच्चे को थोड़ा कम बताता है। स्कूलों में भी ऐसा बहुत रहता है, मैंने मतलब ऐसे देखा भी है मतलब, और इन वजहों से भी मेरा पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था कि भाई देखो और कोई मतलब ऐसा बहुत रहता था। और मेरे घर वाले तो बोलते थे कि तुम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन मेरा जीवन विद्या में बहुत अच्छे से, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। और वैसे तो अभी मैं पठन ही कर रहा हूँ मतलब, और मुझे लगता नहीं है कि पठन अभी ठीक से हुआ है, इसलिए और बस इतना ही। बहुत ही बढ़िया था मतलब हम लोग 6 महीने शिवरार्थी हम आपको पहली बार ही सुन रहे हैं। मैं तो आपको पहली बार ही सुन रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा था 2 घंटे का जो सेशन था। तो इसमें जो मतलब ये ध्यान गया कि प्रयोजन प्रवृत्ति कार्यक्रम की बात है, तो प्रयोजन तो एक तरह से फिक्स है कि मतलब लक्ष्य एक तरह से फिक्स है, तो मेन जो अपना जो दिशा को सेट करने की बात है वो प्रवृत्ति और कार्यक्रम का ही पूरा एक तरह से दिखता है, तो वो काफ़ी बढ़िया था। तो ये जो दिशा वाली बात है वो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं भी बोलूँगी। इससे जस्ट पहले वाली जो बैच थी, कोरोना के पहले वाली बैच, उसमें थे हम 6 महीने में, तो उस समय तो आप आ नहीं पाए थे। तो जो मध्यस्थ दर्शन ग्रुप है प्रश्न मुक्ति अभियान, उसमें तब से मैं जुड़ी हुई थी और तब से मैं पढ़ती थी जो आप उत्तर देते थे लोगों के। तो मेरा ये ध्यान गया था कि बहुत ही जो आप बताते थे इतना सरल होता था, तो इसलिए मुझे मज़ा आता था। 6 महीने में जहाँ पे डाउट्स होते थे मैं इसमें ढूंढ के पढ़ती थी, और उसमें अच्छा है वो सर्च स्ट्रिंग तो रहती है, तो वो बड़े आसानी से बहुत अच्छा रहा, वो बहुत ही उपयोगी रहा वो। और फिर इसमें एक और मुझे बात दिखती है कि जो भी आप बोलते हैं और जो भी आपकी प्रस्तुति होती है या जो आप उत्तर देते हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं होती। मतलब एकदम प्योर सा लगता है मुझे कि जैसे कि हम बोले, मैं कुछ बोलूँ शिक्षा पे, जैसे मैं भी स्कूल जाती हूँ तो मैं हो सकता है बहुत सारी अपनी कल्पनाशीलता मिला के बोल दूँगी या अपनी प्रवृत्ति मिला के बोल दूँगी, लेकिन वो वाली बात जो से मैंने जो प्रश्न पूछा था, तो ये मुझे लगता है शायद वहीं से आया कि हमको प्योर होना पड़ता है फिर इस जगह पे कि हम अपनी कल्पनाशीलता मिक्स ना करें। तो वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा, सारे जगह पे जितना भी आपका ब्लॉग्स हैं और प्रश्न मुक्ति अभियान में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज भी वही बात दिखी कि इसमें सारी बातें प्योरिटी के साथ जो बाबा जी ने बोली हुई हैं एज़ इट इज़ वैसा जो प्रस्तुति है, ये आपका मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है और बहुत ही सरल प्रस्तुति रहती है और आप इतने सरल लगते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के साथ तो हम सम्मेलन में मिले थे, हमने साथ में एंकरिंग की थी, तो तब से हमारी दोस्ती है दीदी के साथ में। तो बहुत सुंदर रहा था दीदी के साथ वो समय, तो बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू।